एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया हैं और तुम्हें बहुत ज्यादा इंतजार था यार कि मैम न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स का वन शॉट कब आने वाला है। तो भैया लो आ गई हूँ मैं ये वन शॉट लेकर, जहाँ पर हम एक ही बार में पूरे चैप्टर को बहुत बड़े तरीके से चमकाने वाले हैं। तो मैं नाम है सृष्टि, मैं हूँ आपकी एसएसटी मेंटर और शुरू करते हैं आपकी क्लास 7 एसएसटी का चैप्टर न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। यानी कि भैया कुछ नई शुरुआत होने वाली है, कुछ नई सिटीज आने वाली है, कुछ नए स्टेट आने वाले हैं। तो नई शुरुआत के पहले थोड़ा सा पुराना कुछ हमें याद करना पड़ेगा ना, कि हमने पहले क्या पढ़ा था, क्लास 6 में क्या पढ़ा था। तो टॉपिक तो भैया वन शॉट है, टॉपिक तो वन शॉट है। और यार याद करो क्लास 6 के वो दिन जब तुम पढ़ते थे द हड़प्पन सिविलाइजेशन, याद आ रहा है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तुमने पढ़ा था कि ये बहुत बढ़िया सिविलाइजेशन थी, इसने बहुत प्रॉस्पर किया, यहाँ बहुत अच्छी सिटीज थी, बहुत बढ़िया सिस्टम था, ग्रेट बात थी। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, यानी कि खत्म हो गई। किसी को पता नहीं चला कि यार ये सिविलाइजेशन खत्म आखिर हुई कैसे, ये आज तक भी एक मिस्ट्री है। उसके 1000 साल तक बेटा इंडिया में कोई मेजर सिविलाइजेशन नहीं आई, कोई मेजर अर्बनाइजेशन नहीं हुआ। फिर एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हुई भारत में, जो आप आज के लेक्चर में चमकाने वाले हैं। तो देखो यार, सबसे पहले एंशिएंट इंडिया सॉ टू मेजर वेव्स ऑफ अर्बनाइजेशन। पहली वेव कौन सी थी? हड़प्पन। और दूसरी वेव कौन सी थी? वो हम आज पढ़ेंगे। which existed before 2000 BCE. These cities had amazing features. तो अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की बेटा, तो यहाँ जो सिटीज थी उनके बहुत बढ़िया फीचर्स थे। वेल प्लान सिटीज थी, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट था, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। आज भाई नहीं इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस ना हो, बट उस जमाने का ड्रेनेज सिस्टम उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस था। उनकी खुद की राइटिंग सिस्टम थी, तो काफी एडवांस था द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट कुछ तो ऐसा हुआ लगभग 2000 BC के आसपास, कुछ तो ऐसा हुआ कि सिटीज खत्म हो गई, सिटीज कोलैप्स हो गई। क्या पता ड्रॉट आई, फ्लड आई, डिजास्टर आया, क्या हुआ कि ये सब कुछ खत्म हो गया। फिर 1000 साल तक इंडिया में कुछ नहीं हुआ। 1 मिलेनियम, 1 मिलेनियम मतलब 1000 ईयर्स, 1000 साल तक इंडिया में कुछ नहीं हुआ। फिर आता है सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन, द एरा ऑफ जनपद एंड महाजनपद। फिर आता है बेटा सेकेंड अर्बनाइजेशन, कब आता है? फर्स्ट मिलेनियम BCE में। अगर इसको आप टाइमलाइन पे देखोगे तो ऐसा कुछ बनेगा बेटा टाइमलाइन, कि सेकेंड मिलेनियम BCE के पहले था बेटा IVC, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके पहले क्या था? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर 1000 साल तक इंडिया सूखा पड़ा था। फर्स्ट मिलेनियम BCE तक कुछ नहीं था इंडिया में, फर्स्ट मिलेनियम BCE तक इंडिया में कुछ नहीं था। और अब क्या आया? फिर क्या आया? उसके बाद आता है सेकेंड अर्बनाइजेशन, है ना, द एरा ऑफ जनपद एंड महाजनपद, एंड IVC वाज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। देन केम द सेकेंड अर्बनाइजेशन। हमें कैसे पता चला भैया इसके बारे में? डेफिनेटली हिस्टोरियंस थे, आप में से भी बहुत लोग हिस्टोरियंस बनेंगे शायद आगे होके, बड़े होके। तो कमेंट करना यार, किस किस का मन है हिस्टोरियन बनना, आर्कियोलॉजिस्ट बनना, हिस्ट्री को समझना। तो उन लोगों ने भैया देखा, समझा, और उन्हें पता चला कि सेकेंड अर्बनाइजेशन शुरू हो गया है। वैदिक टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर में, काफी सारी जगह उन्हें समझ में आया कि सेकेंड अर्बनाइजेशन इंडिया में शुरू हो चुका है। नाउ क्या हुआ बेटा इस समय नॉर्थ ऑफ इंडिया में बहुत सारे जनपद बन गए। व्हाट इज जनपद? जनपद मतलब जहां लोगों ने कदम रखा, है ना। सिमिलर टाइप के लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और बोला यार ये एरिया हमारा है, हम लोग यहाँ रहेंगे, और उसको नाम दे दिया जनपद। हर एक जनपद का एक राजा होता जो उस जनपद को लीड करता, और जनपद में सब सेम टाइप के लोग रहते। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे जनपद इंडिया में हो गए। तो एक जनपद ने दूसरे जनपद पर आक्रमण किया, अटैक किया, और उसने अपना जनपद बढ़ा किया और बढ़ा किया और बढ़ा किया, और ऐसे करते करते जनपद बन गए
महाजनपद। हर एक जनपद का राजा होता था, फिर राजा लोग आपस में लड़ते थे, जो विनर राजा था उसने अपने जनपद को महाजनपद कर लिया, महाजनपद कर लिया, और ऐसे करके क्या हो गए, टोटल इंडिया में 16 महाजनपद आ गए। टोटल इंडिया में 16 महाजनपद आ गए, जो बहुत बड़े एंड बहुत ज्यादा पावरफुल थे। जो क्या थे बेटा, बहुत बड़े एंड बहुत ज्यादा पावरफुल थे द 16 महाजनपद। इसमें मगध, कोसाला, अवंती, वत्स, ऐसे कुरु है ना, कुरु आपने सुना है, पांचाल, ऐसे 16 नॉर्थ इंडिया में महाजनपद थे। टोटल बेटा 16 महाजनपद थी, इसमें से 4 महाजनपद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। 16 महाजनपद कौन कौन सी थी भैया, तो ये भी देख लेते हैं यार। अवंती, मत्स्य, कुरु, पांचाल, कुसाला, मल्ला, वज्जी, मगध, अंग, काशी, वत्स, छेदी, अस्माका, कंबोज, कंधार। दिस वर द इंपॉर्टेंट महाजनपद। अब जब ये महाजनपद डेवलप हुई बेटा, तो अब इनकी वर्किंग कैसे हुई, इसमें राजा कैसे चूज हुए, क्योंकि सोचो ना, जनपद ने मिलकर महाजनपद बनाई, तो अब हर एक जनपद का अपना अपना राजा था, तो वो राजा लड़ेंगे कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। तो कैसे महाजनपद के राजा बने, क्या क्या चीजें हुई, आ जाओ अब चमकाते हैं। अच्छा, सिर्फ गंगा के पास में बेटा, सिर्फ नॉर्थ में क्यों महाजनपद डेवलप हुई, बिकॉज द लैंड वाज वेरी फर्टाइल, आयरन ओर डेवलप्ड थी, और ट्रेड नेटवर्क भी बहुत अच्छा था बेटा। 2 नेटवर्क थे, वन वॉज उत्तर पथ एंड वन वॉज दक्षिण पथ। तो ये नेटवर्क भी बहुत बड़ा एस्टैब्लिश था, कहां पर, नॉर्थ में। इस कारण से हमारे, देखो आप देख रहे हो ना, नॉर्थ में बहुत सारी क्या है, बहुत सारी क्या है, महाजनपद हैं। सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपद वर मगध, कोसाला, वत्स एंड अवंती। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, मगध सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही तो आपके मौर्य थे, यहाँ पर ही तो अशोका द ग्रेट आएंगे, यहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी जो हम इस लेक्चर में चमकाने वाले हैं। इनके जो बेटा फोर्ट थे, कैपिटल, सिटीज थी है ना, जो इनके कैपिटल्स थे, वहां बड़े बड़े किले, लार्ज फोर्टिफिकेशन, बड़ी बड़ी आर्मी हुआ करती थी, और मोट्स क्या होता है, किले के आसपास पानी बहता था, किले के आसपास चारों जगह पानी बहता था, ताकि कोई पानी की कमी किले में नहीं हो। तो मोट्स हुआ करते थे, नैरो गेट, बड़े बड़े गेट नहीं होते थे, छोटे छोटे गेट होते थे, ताकि कोई आ रहा है तो एक एक जना एंटर हो, उसकी प्रॉपर चेकिंग हो, और फिर ही वो अंदर कैपिटल में एंटर हो। तो मानोगे कि नहीं कि ये सेकेंड अर्बनाइजेशन, यानी कि एक नया एरा ऑफ इंडिया शुरू हो गया है। सम ऑफ द मोस्ट, ये हमने बात देख ली। नाउ द जनपद, अच्छा अब देखना, अब समझना, जनपद में क्या था, जनपद का एक राजा था, और जनपद में एक सभा और समिति होती थी। जनपद में सिस्टम क्या था कि दिस वाज द जनपद, जनपद में एक सभा होती थी बेटा, और एक समिति। व्हाट वाज सभा एंड समिति, तो जो ओल्ड लोग थे, बड़े लोग थे, उनके ग्रुप को सभा और समिति कहते थे। सभा और समिति राजा जी को एडवाइस करते थे कि भैया ये काम करो, वो काम मत करो, और अगर राजा जी इनकी नहीं सुनते थे, अपनी वाली चलाते थे, तो सभा और समिति राजा जी को हटा भी सकते थे। राजाज वर एक्सपेक्टेड टू लिसन टू द असेंबली एडवाइस, और नहीं सुनते थे तो इनको हटा भी सकते थे। लेकिन जब महाजनपद बने, अब जनपद तो खत्म हो गए, सभा समिति खत्म हो गई, अब जब महाजनपद बने बेटा, तो उसमें अलग सिस्टम था, है ना, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था, ज्यादा लोग थे, तो अब वहां राजा भी पावरफुल चाहिए, सभा समिति भी अलग चाहिए। तो महाजनपद जब बनी बेटा, तो अलग सा गवर्नेंस यहाँ पर शुरू हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, 2 टाइप का सिस्टम हुआ। एक था मोनार्की। मोनार्की मतलब क्या, कि भाई जो जनपद हैं, जब वो आपस में लड़े, तो जो एक राजा जीता, जो एक राजा स्ट्रॉन्ग बना, उसने, वो राजा बन गया महाजनपद का, और फिर उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे राजा बनते गए। एक सिस्टम था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या, कि जो सारे राजाज हैं, हाँ, सारे राजाज खड़े हो गए, इलेक्शन हुए, जिस राजा को सबसे ज्यादा वोट मिले वो क्या बन गया, राजा बन गया। अब तुम ही सोचो, ज्यादा चांसेस किसके थे, ज्यादा चांसेस थे मोनार्की के, क्योंकि जो सबसे पावरफुल राजा होता, वो सारे राजा को जीता, सारे राजा से जीत जाता, और वो क्या बन जाता, राजा बन जाता। तो मोस्टली क्या थी बेटा, मोस्टली महाजनपद वर मोनार्की, जहां पर एक राजा है, फिर उनका बेटा राजा बना, फिर उनका बेटा राजा बना। कुछ 2-3 महाजनपद हैं तो डेमोक्रेसी भी थी, वो मैं बता दूंगी।
राजा हैड द अल्टीमेट पावर एंड वाज सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स, है ना। अब यहाँ पर राजा जी के पास बहुत पावर है, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, राजा के पास। फिर उनके कुछ मिनिस्टर्स हैं जो उनको हेल्प करते थे टैक्स कलेक्ट करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, किले बनाने में, आर्मी रखने में। कुछ लोग उनकी हेल्प करते थे, क्या करते थे, मदद करते थे। अच्छा, कुछ जो थी मोनार्की थी, मोनार्की वर मगध, कोसाला, अवंती, ये सब क्या थी, मोनार्कीज थी। लेकिन कुछ बेटा डेमोक्रेसी भी थी। डेमोक्रेसी कौन सी थी, वज्जी एंड मल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट। दो क्या थी, डेमोक्रेसी, वज्जी एंड मल्ला डेमोक्रेसी थी, जहां पर सभा और समिति अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। मतलब राजा जी को हटाया जा सकता है, सभा और समिति को अगर राजा जी पसंद नहीं आए तो उनको हटा सकते हैं। तो दो महाजनपद वज्जी और मल्ला, यहाँ क्या थी, डेमोक्रेसी। बाकी महाजनपद में क्या थी, मोनार्की। जो बेस्ट राजा है, सबसे पावरफुल राजा है, वो क्या बन जाता था, बड़ा राजा बन जाता था। अब देखो हाँ, जैसे मैंने कहा कि डेमोक्रेसी में क्या होता बेटा, जो डिसीजन था वो सब लोग मिलकर डिस्कशन से और वोटिंग से चूज करते थे, है ना। इन स्टेट्स में गण संघ ऐसे लोग होते थे जो क्या करते थे, राजा जी को हेल्प करते थे, है ना। कि गणास, यही सभा है, समिति है, ऐसे गण हैं, संघ है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो राजा को एडवाइस करते, राजा को बोलते आप ये करो, आप ये मत करो। और अगर वो ऐसा नहीं सुनते तो उनको हटा भी सकते थे। क्या है इसके एग्जाम्पल, वज्जी एंड मल्ला। वज्जी एंड मल्ला वर द टू एग्जाम्पल ऑफ द डेमोक्रेटिक सेटअप। इतनी बात भैया चमकी ना, अरे इतनी बात चमके तो कमेंट में लिख दो यार, चमक रहा है मैम, चमका मैम, लिख दिया। चलो अब हम बात करेंगे। अच्छा, इस पीरियड में देखो बहुत चेंजेस आए, है ना। बुद्धिज्म, जैनिज्म। अभी हम देखेंगे अशोक भाई को। अशोक भाई ने एक लड़ाई हुई थी, है ना, अगर पता है तो कमेंट में बताना। एक लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई देखकर अशोक को लगा यार ये क्या हो गया, इतने लोग कैसे मर गए। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के बुद्धिज्म अपना लिया, बुद्धिस्ट हो गए वो। फिर उन्होंने इंडिया में, थाईलैंड में, म्यांमार में, श्रीलंका में, सब जगह बुद्धिज्म को फैलाया। तो इस समय इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म काफी ज्यादा आगे बढ़ रहा था। बहुत सारे नन्स लोग, है ना, बहुत सारे स्कॉलर्स लोग, बहुत सारे मुनि, ऋषि मुनि ट्रैवल कर रहे थे, एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, अपनी टीचिंग्स बता रहे थे। और बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा भी काफी ज्यादा इस समय बढ़ रही थी। तो देखो इंडस वैली में ये सब नहीं था। नई बिगिनिंग में अब धर्म भी आगे बढ़ रहा है। इंडिया आर्ट, है ना, हम देखेंगे अभी सांची स्तूपा, हम देखेंगे सारनाथ का पिलर, हम धौली एलिफेंट केव्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा आर्ट, आर्किटेक्चर भी इस समय बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था। तो टेक्नोलॉजिया में भी फर्क था बेटा, टेक्नोलॉजिया में बहुत फर्क था इस समय। टेक्नोलॉजिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय कॉपर और ब्रोंज चलता था, कॉपर और ब्रोंज। लेकिन जब सेकेंड अर्बनाइजेशन आया तब बेटा आयरन का इंट्रोडक्शन, लोहे का इंट्रोडक्शन हो गया था। अब अगर लोहा आ गया है तो शार्पर वेपन्स, एडवांस वेपन्स बनेंगे, तो अब अच्छी खेती होगी, अच्छे से इंडिया क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन में ये सारी चीजें होने लगी। आयरन की टेक्नोलॉजी बढ़ गई बेटा। इनोवेशन क्या क्या हुआ इस समय, आयरन टेक्नोलॉजी बढ़ी, है ना। सेकेंड मिलेनियम बीसी के समय iron technology was mastered by early second millennium BC and by later second millennium BC iron tools were used, है ना। तो हमने इंडस वैली में हमारे पास आयरन टूल्स नहीं थे, बट यहाँ पर हमारे पास आयरन टूल्स है, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर है, आयरन के वेपन्स हैं, तलवारें हैं। तभी तो महाजनपद बने, तभी तो जनपदों ने लड़के महाजनपद बनाए, क्योंकि उनके पास तलवारें थी, लड़ाई करने के लिए आयरन टूल्स थे। तो ये सारी चीजें थी, है ना। ये भी था कि महाजनपद आपस में लड़े, डेफिनेट सी बात है, लड़ाई तो करेंगे ही, है ना। मिलिट्री कैंपेन्स हुए, बड़े बड़े किंगडम, बड़े बड़े एम्पायर बने। इन सब में एक सबसे बड़ा एम्पायर है मगध, उसको हम बहुत डीप में पढ़ेंगे, है ना, बहुत डीप में हम मगध को पढ़ेंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है। अब क्या हुआ, अनदर इंपॉर्टेंट इनोवेशन इस समय हुआ सिक्कों का, है ना। देखो इंडस वैली में बार्टर सिस्टम चलता था, है ना, सिक्के नहीं थे। यहाँ पर अब कॉइन्स आ गए हैं, जो महाजनपद का राजा होता उसके नाम के सिक्के चलते, अलग अलग महाजनपदों में अलग अलग सिक्के चल रहे हैं, तो कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ। अर्ली कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर विद
पंच मार्क ऑफ डिफरेंट सिंबल्स, है ना। चांदी के सिक्के बनते, उसमें पंचिंग होती, किसी पे राजा बने हैं, किसी पे बुल बनी है, किसी पे कुछ बना है, अलग अलग सिंबल्स बनते। लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स, है ना। धीरे धीरे लोगों ने सोने के सिक्के, कॉपर के सिक्के यूज करना शुरू किया। हर एक महाजनपद का अपना अपना सिक्का था, और जो स्ट्रॉन्ग महाजनपद से मगध, मगध का सिक्का हर महाजनपद में चलता। क्यों? क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो स्ट्रॉन्ग महाजनपद के सिक्के दूसरी महाजनपदों में भी चलते। इवन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, रोम वगैरह में, रोमन एम्पायर में भी हमें इंडिया के महाजनपदों के सिक्के मिले हैं। मतलब हमारी ट्रेड उस जमाने में वहां तक थी, तो हमारा जो सिक्के हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी मिले हैं। लास्ट टॉपिक जो मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट वाज वर्ण जाति सिस्टम। अब देखो, इंडस वैली और उसके समय ना इंडिया में जात पात वाली भावना, वर्ण वाली भावना, है ना, ये चार वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा कुछ नहीं था। बट इंडिया में अब ये डेवलप हुआ, है ना। चार वर्ण बन गए, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय यानी कि वॉरियर्स, फिर वैश्य यानी कि बिजनेसमैन, फिर शूद्र जो साफ सफाई कर रहे हैं, जो गरीब आदमी है वो शूद्र, है ना। ऐसे वर्ण बन गए, सोसाइटी डिवाइड हो गई, जातियां बन गई। जाति मतलब कि जो भाई पॉटरी का काम करेगा, पॉट्स बनाएगा, क्ले का काम करेगा, वो कुम्हार जाति, है ना। जो लोहे का काम करेगा वो लुहार जाति, जो गोल्ड का काम करेगा वो सुनार जाति। अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन लोगों को जातियों में डिवाइड कर दिया गया, है ना। ग्रुप्स में डिवाइड करा ऑक्यूपेशन के हिसाब से, कि भाई जो गवर्नेंस है, रिलीजन है, ट्रेड है, फार्मिंग है, क्राफ्ट है, अलग अलग जो काम करते हैं उनको अलग अलग जाति में डाल दिया गया। बट देखो, कायदा क्या था कि सब लोग साथ मिलकर काम करें। बट अगर आपने डिवाइड कर दिया उस वर्ण जाति में, तो सब लोग आपस में थोड़ा लड़ने भी लगे, थोड़ी हार्मनी जो है वो डिवाइड भी यहाँ पर हो गई। जाति क्या थी बेटा? जाति मतलब प्रोफेशन, कि आप किसान हो तो आपकी जाति किसान, आप लोहार हो, लोहे का काम कर रहे हो तो आपका लोहार, और आपको आपके बच्चों को स्किल सिखानी। मान लो मैं लोहे का काम करती हूँ, तो मुझे मेरे बच्चों को भी लोहे का काम सिखाना है, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, और ये पूरी एक जाति हमारी बन जाएगी। फिर जाति फर्दर डिवाइडेड थी सब जातियों में, है ना। लोग जो है अपनी शादी अपनी कास्ट में ही करते थे, अपनी जाति में ही करते थे। ऐसा नहीं करते थे कि भैया कोई लुहार का बेटे को कोई सुनार की बेटे शादी करवा दी, नहीं भैया, इंटर कास्ट हो जाएगा। ऐसे कैसे? अभी तक भी इंडिया में प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो उस जमाने में डेफिनेटली ये दिक्कत तो डेफिनेटली ही थी। फिर मैंने कहा कि डिवाइडेड थी सोसाइटी वर्ण में, कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, है ना। इन लोगों को तो लोग छूना भी पसंद नहीं करते थे, है ना। जो क्राफ्ट्स पीपल थे, लेबरर थे, इन लोगों को सबसे नीचे टायर में रखा जाता था। द इंग्लिश वर्ड कास्ट माइट रेफर टू वर्ण जाति एंड द एंटायर सिस्टम, है ना। मतलब जो हम बोलते हैं ना कास्ट, कि मैं इस कास्ट की हूं, मतलब वही वर्ण जाति की ही बात हो रही है, सिस्टम की ही बात हो रही। कास्ट की ऊंच नीच, वर्ण जाति की ही ऊंच नीच को बताता है, ठीक है। अच्छा, क्या था बेटा? अर्ली एविडेंस शो दैट पीपल कुड चेंज देयर ऑक्यूपेशन, है ना। हो सकता था कि बहुत सारे लोग जो है ऑक्यूपेशन चेंज भी कर लेते, है ना। हो सकता है कोई शूद्र जो है, लेबरर जो है, वो हो सकता है कोई और काम करके कोई और सिटी में मूव कर जाता, नया काम शुरू करता, नई जाति को अपनाता। तो ये भी है ना, माइग्रेशन भी उस समय होता था। मतलब जो कम्यूटेशन था, एक जगह दूसरी जगह भी लोग आपस में जाते थे। वर्ण जाति सिस्टम हेल्प ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज, बट ओवर टाइम इट बिकेम मोर रिजिड एंड लेड टू इनइक्वालिटीज। हमने देखा है ना कि शुरुआत इसलिए नहीं हुई थी कि भाई आपस में आगे चल के लड़े, शुरुआत हुई थी कि भाई आपस में प्यार करें, है ना, आपस में लोग सही से रहें। बट एट द एंड क्या हुआ? आपस में लोग लड़ने लग गए, ये और कॉम्प्लेक्स होता गया, ब्रिटिशर्स आते आते और रिजिड होता गया, और वर्ण जाति सिस्टम आज भी इंडिया की बहुत बड़ी दुख है। अरे इस जाति का है, उस जाति का है, अरे शादी कैसे कर देंगे भैया, तुम्हारी जाति अलग अलग है। अरे भैया कैसी बातें हैं यार ये, है ना। अब तो हम इतने एडवांस हो गए हैं कि ये सब चीजें अब नहीं सोचनी चाहिए, बट स्टिल बेटा कहीं कहीं ये सब चीजें क्या हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, ठीक है। अच्छा हाँ, डेवलपमेंट इन अदर पार्ट्स, अदर रीजन। तो देखो मैंने कहा तुम्हें कि कम्युनिकेशन होता था ना, ट्रैवलर्स चल रहे हैं, है ना, सोसाइटी में नन्स, मॉन्क्स, बुद्धिस्ट, जैनिज्म सब बढ़ रहा है। तो दो रूट बहुत इंपॉर्टेंट थे, उत्तर पथ यानी कि एक नॉर्थ में था फ्रॉम गंगा प्लेन्स, और एक था दक्षिण पथ जो कौशंबी से विंध्या से साउथ इंडिया था। तो दो इंपॉर्टेंट रूट्स थे। डू वी हैव अ डायग्राम?
ओके इस वाले लेक्चर में हमारा डायग्राम नहीं है। जब हम राइज ऑफ एम्पायर्स अगला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर आपको वापस मैं उत्तर पथ और दक्षिण पथ बताऊंगी। तो उत्तर पथ क्या था, वन रोड जो नॉर्थ में चलती थी, एंड दक्षिण पथ जो नॉर्थ से साउथ में आती थी। तो इन रूट्स का यूज करके बेटा ट्रैवलर ट्रैवल करते, है ना, नन्स मॉन्क्स ट्रैवल करते और आगे बढ़ते। तो वो भी समय इंपॉर्टेंट था। ठीक है, नाउ इसके अलावा बेटा काफी सारे जो है कोस्टल पोर्ट्स इस समय डेवलपमेंट, देखो क्या हो रहा है, नई शुरुआत हो रही, नई नई चीजें बन रही है। तो कोस्ट बने, यानी कि भाई जहां शिप्स खड़ी हो सके, शिप से हम ट्रेडिंग कर सके, तो नए नए कोस्टल पोर्ट्स बने। जैसे कि शिशुपालगढ़, शिशुपालगढ़ एक बहुत बड़ा कोस्ट बन गया, है ना। ये सिटी काफी इंपॉर्टेंट बन गई, यहाँ बड़ी बड़ी स्ट्रीट्स बन गई। क्यों? क्योंकि इनके पास कोस्ट था, यहाँ से बहुत सारा ट्रेड होता, पैसे आते। तो शिशुपालगढ़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। सदर्न सिटीज में अलग डेवलपमेंट हुआ बेटा, है ना। चोला चेरा पांड्या किंगडम आपने देखा ही है, हम आगे भी पढ़ेंगे कि साउथ में 3 किंगडम चलते थे, चोला चेरा पांड्या, ये डेवलप हुए। बहुत ट्रेड, बहुत बिजनेस किया इन्होंने, गोल्ड का, स्पाइसेस का, प्रेशियस स्टोन्स का, है ना। बहुत बड़े बड़े शानदार शानदार स्टोन्स तो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं थे, वो इनके पास थे, साउथ इंडिया के पास। तो काफी पैसा इन्होंने यहाँ से बनाया, काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ पर भी हुई। ठीक है, काफी ट्रेड उन्होंने ओवरसीज भी करी, इंडिया में भी करी और इंडिया से बाहर भी करी, ऐसा हमें एंशिएंट तमिल लिटरेचर में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे रीजन्स की, इंडिया के अलावा क्या चल रहा था, तो इंडिया के अलावा बेटा पूरा कॉन्टिनेंट कनेक्टेड था, है ना। क्योंकि हमने देखा कि इंडियन सिक्के हमें कहीं और मिल रहे हैं, मतलब इंटायर सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया आपस में कनेक्टेड था। गुड्स, कल्चर्स और आइडियाज मूव कर रहे थे सिर्फ इंडिया, मतलब अब गेट खुल गए हैं इंडिया के, है ना। आईवीसी के टाइम, इंडस वैली के टाइम गेट नहीं खुले थे, अब गेट खुल गए हैं, है ना। अब मतलब हम ट्रेड कर रहे हैं, इवन आईवीसी में भी हमने ट्रेड किया था बाहर के लोगों के साथ, बट अब यहाँ पर हम लोग और ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, 300 बीसी के समय महाजनपद डिसअपियर हो गई। डिसअपियर नहीं हुई, बस महाजनपदों का नाम हो गया डायनेस्टीज, है ना, एम्पायर्स, मतलब वो एरिया वही रहा। हम देखेंगे, हम राइज ऑफ एम्पायर में देखेंगे मगध को, कि मगध में ये राजा आए, नंद राजा आए, अशोका आए। तो बस ये जो नाम था ना महाजनपद, ये धीरे 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 क्या हो गया, वैनिश हो गया, और फिर कुछ नई चीजें आगे आई। तो यही तो हम आगे हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप यार ये लेक्चर तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई डाउट होगा नहीं। समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख देंगे चमका मैम। मिलूंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।